नेक्स्ट टॉपिक क्या है? पावर। पावर का मतलब क्या है? तो कोई भी सिस्टम या कोई भी ऑब्जेक्ट अगर कुछ वर्क कर रहा है तो उसकी वर्क करने की जो रेट होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं। द रेट ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड पावर। तो पावर का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? पावर को हम लिखेंगे वर्क अपॉन टाइम। पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, ये पावर का फॉर्मूला है। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की या किसी भी सिस्टम की पावर कैलकुलेट करनी है तो आपको क्या करना है? सिंपल सा फॉर्मूला यूज करना है कि उसके ऊपर कितना वर्क हुआ है डिवाइडेड बाई उसको वर्क करने में कितना टाइम लगा है, तो वो उससे अपने पास आ जाएगी पावर। जो पावर है उसको हम दो तरीके से डिफाइन करते हैं। एक तो होती है एवरेज पावर। एवरेज पावर का मतलब है टोटल वर्क डन, जो भी आपने किया होगा, डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन। टोटल वर्क को टोटल टाइम से डिवाइड कर दो, अपने पास एवरेज पावर निकल के आ जाएगी जो सिस्टम पे खर्च की गई होगी या जो ऑब्जेक्ट ने की होगी, मतलब जो यूज करी होगी। अच्छा, ये जो पावर का फॉर्मूला है इसको आप एनर्जी अपॉन टाइम भी लिख सकते हो, ये भी आप याद रखो। वर्क अपॉन टाइम तो होता ही है फॉर्मूला, साथ में एनर्जी अपॉन टाइम। जैसे किसी सिस्टम को आप एनर्जी सप्लाई कर रहे हो तो किस रेट से एनर्जी उसको सप्लाई की जा रही है उसको भी हम पावर बोलते हैं। एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट टाइम, वो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकती है, वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी भी हो सकती है। कितनी एनर्जी सप्लाई की जा रही है पर यूनिट टाइम उसको भी हम क्या बोलेंगे? पावर बोलेंगे। तो एनर्जी अपॉन टाइम, कई बार ये वाला फॉर्मूला भी हम यूज करेंगे। जैसे आप एक ऑब्जेक्ट है उसको आप लिफ्ट कर रहे हो और किसी एच हाइट तक आप उसको लेके गए, मान लो उसके लिए आपने टी टाइम यूज किया, मतलब टी टाइम में आपने उसको एच हाइट तक लिफ्ट किया। तो जब टी टाइम में आपने उसको लिफ्ट किया तो जो उसके ऊपर वर्क किया गया है उसकी पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज कर रहा है, तो उसके ऊपर जितना भी वर्क किया गया है वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो फाइनल कंडीशन में उसके पास होगी उसके बराबर होगा। ग्राउंड लेवल से आपने एच हाइट तक किसी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट किया है तो उसके लिए कितना वर्क हुआ? एम जी एच के बराबर। और वो जो वर्क किया है अगर उसमें आपने टी टाइम लगाया तो आपने कितनी पावर यूज करी है उसके लिए? तो पावर इक्वल टू एनर्जी जो आपने उसको सप्लाई करी है, जो आपने इसके ऊपर वर्क किया है, डिवाइडेड बाय टाइम, यानी एम जी एच अपॉन टी कर देंगे तो उससे अपने पास जो पावर जो खर्च करी गई है वो आ जाएगी। या ऐसा भी हो सकता है कि एक ऑब्जेक्ट है उसको आप धक्का मार के आगे लेके जा रहे हो और कंटिन्यूअसली उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है, तो शुरुआत में वो रेस्ट में था, बाद में वो कुछ काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेगा। मान लो टी टाइम के लिए आपने उसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया जिससे वो कुछ स्पीड गेन कर रहा है, तो उसके ऊपर जो पावर खर्च की गई है वो किसके बराबर होगी? तो पावर इक्वल टू क्या होगा? एनर्जी अपॉन टाइम या वर्क डन अपॉन टाइम। अब जो भी उसके ऊपर वर्क हुआ उससे उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगा? एक्सटर्नल वर्क डन के बराबर होगा। तो आप ऐसा भी बोल सकते हो कि उसकी जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि इनिशियल तो जीरो है वहां पे, तो फाइनली जो उसने काइनेटिक एनर्जी गेन करी है वो उसके ऊपर किए गए वर्क के बराबर है। तो आप लिख सकते हो फाइनल काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाई टाइम, जो भी उसको गेन करने में लगा होगा। तो उससे भी आप क्या कर सकते हो? पावर ऑफ द सिस्टम कैलकुलेट कर सकते हो कि उसके ऊपर कितनी पावर यूज की गई है या खर्च की गई है। तो एक तो होती है एवरेज पावर जिसका फॉर्मूला होता है टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, और एक होती है इंस्टेंटेनियस पावर, किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे पावर बतानी है कि एक ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर इतना फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, इतनी स्पीड से वो मूव कर रहा है, बताओ इंस्टेंटली उसके ऊपर कितनी पावर लगाई जा रही है एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे। तो आप उसके लिए क्या फॉर्मूला यूज करोगे? उसके लिए फॉर्मूला तो ये रहेगा, बस टाइम को आप छोटा कर दोगे। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, तो हम लिमिट लगा देंगे कि जो टाइम है डेल्टा टी वो क्या होगा? बहुत ही छोटा होगा, ऑलमोस्ट जीरो। तो उस कंडीशन में जो अपने पास पावर निकल के आएगी उसको हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस पावर। इसको शॉर्ट में आप ऐसा भी लिख सकते हो डी डब्ल्यू बाई डी टी। डी डब्ल्यू बाई डी टी का मतलब भी क्या है? इंस्टेंटेनियस पावर, जिसमें डी टी का मतलब है वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल और डी डब्ल्यू का मतलब है उस स्मॉल टाइम इंटरवल में कितना वर्क हुआ उस सिस्टम के ऊपर वो। तो डी डब्ल्यू बाई डी टी भी किसको रिप्रेजेंट करेगा? इंस्टेंटेनियस पावर को। ठीक है। अच्छा, जो वर्क है उसको हम क्या लिख सकते हैं? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं, ये हमने पढ़ा हुआ है। जो डब्ल्यू है उसको क्या लिख सकते हैं बताओ? एफ डॉट एस, ऐसा लिख सकते हैं अपन। जो वर्क डन है वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। तो अगर मैं वर्क को फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिख दूं तो इंस्टेंटेनियस पावर को आप लिख सकते हो डी बाई डी टी, और डब्ल्यू को मैं लिख रहा हूं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब मान लो कि जो फोर्स आपने अप्लाई किया हुआ ऑब्जेक्ट के ऊपर वो कांस्टेंट है, तो एफ को तो मैंने कांस्टेंट मान के बाहर लिख दिया, ये बन गया ds बाई डी टी। और ये जो ds बाई डी टी है यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जो डिस्प्लेसमेंट कवर करने की जो रेट है वो है ds बाई डी टी के बराबर। तो ds बाई डी टी को हम बोल सकते हैं वेलोसिटी, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट कवर करने की रेट है उसी का ही दूसरा नाम क्या होता है? वेलोसिटी होता है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो? फोर्स इनटू वेलोसिटी भी लिख सकते हो।
तो एक फॉर्मूला तो ये है अपने पास dw/dt इंस्टेंटेनियस पावर कैलकुलेट करने के लिए। अगर आपको वर्क फंक्शन की फॉर्म में दे रखा हो ना, टाइम के फंक्शन की फॉर्म में, तो आप उसका डिफरेंशिएशन करके इंस्टेंटेनियस पावर कैलकुलेट कर सकते हो। कई बार आपको ये बताया हुआ रहेगा कि ऑब्जेक्ट पे हमने इतना फोर्स अप्लाई किया और इतनी स्पीड से पार्टिकल मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो आपको बताना है कि उस पे इंस्टेंटेनियस पावर कितनी खर्च की जा रही है। तो आप सिंपल एक काम कर सकते हो, फोर्स को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दो, उससे अपने पास क्या आ जाएगी, इंस्टेंटेनियस पावर। सिंपल है एकदम, ठीक है। अच्छा, इस फॉर्मूले को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो आप ऐसे लिखोगे एफ डॉट वी, क्योंकि फोर्स और वेलोसिटी ये दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी होती है, लेकिन जो पावर है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, तो इसका डॉट प्रोडक्ट करके लिखना पड़ेगा, क्योंकि जब भी आप दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करते हो तो उससे आपको एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है हमेशा। तो जो पावर है क्योंकि वो एक स्केलर क्वांटिटी है, तो फोर्स और वेलोसिटी को आपको डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर फोर्स और वेलोसिटी आपको वेक्टर फॉर्म में गिवन हो, आई कैप, जे कैप, के कैप की टर्म्स में, तो आपको क्या करना है, उनका डॉट प्रोडक्ट करना है, उससे अपने पास क्या आएगा, इंस्टेंटेनियस पावर निकल के आ जाएगी। तो याद रखना है कि पावर क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। इसके अलावा एक चीज और, कई बार ग्राफ के ऊपर भी क्वेश्चन बनते हैं। आपको ग्राफ दे रखा होता है कि पावर और टाइम के बीच में ग्राफ आपको दिया हुआ है, ये पावर और यहां पे ले लिया टाइम। तो पावर और टाइम के बीच में अगर ग्राफ दे रखा हो किसी भी टाइप का, तो उस ग्राफ के और टाइम एक्सिस के बीच का जो एरिया होगा वो हमेशा टोटल वर्क डन को रिप्रेजेंट करेगा जो उसके ऊपर किया जा रहा होगा। जैसे किसी सिस्टम है, उसके ऊपर कुछ वर्क किया जा रहा है और उसके ऊपर कितनी पावर खर्च हो रही है, उसका टाइम के साथ में आपको ग्राफ दे रखा है। तो जब भी आपको पावर और टाइम के बीच का ग्राफ दे रखा हो, याद रखना है कि उसका जो एरिया होगा, एरिया ऑफ पावर टाइम ग्राफ, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, टोटल वर्क डन को, जो भी वर्क उसके ऊपर किया जा रहा है उसको रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। कई बार आपको वर्क और टाइम के बीच में ग्राफ दे रखा होगा। अगर वर्क और टाइम के बीच में ग्राफ दे रखा है कोई भी टाइप का, तो उसका जो स्लोप होगा, जैसे इस पॉइंट के ऊपर हम स्लोप फाइंड करेंगे टेंजेंट ड्रॉ करके, अगर वर्क टाइम ग्राफ है तो उसमें किसी भी पॉइंट के ऊपर ड्रॉ किया गया टेंजेंट, उस पॉइंट के ऊपर जो इंस्टेंटेनियस पावर उस पर खर्च की जा रही होगी उसके बराबर होगा, ठीक है। याद रखना है कि अगर वर्क टाइम ग्राफ दे रखा है तो उस ग्राफ में किसी भी पॉइंट के ऊपर जो टेंजेंट ड्रॉ करके आप उसका स्लोप फाइंड करोगे, तो वो जो स्लोप अपने पास आएगा, स्लोप ऑफ वर्क टाइम ग्राफ, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, वर्क टाइम ग्राफ हो, उसका जो स्लोप आएगा वो हमेशा इंस्टेंटेनियस पावर को रिप्रेजेंट करेगा। किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो आप स्लोप फाइंड करोगे ना ग्राफ का, तो उसका स्लोप किसको बताएगा, इंस्टेंटेनियस पावर को। आया समझ में। एक चीज याद रखो, फिजिक्स के अंदर ये हमेशा आपके काम आएगी, जब भी एक्स और वाई में कोई भी ग्राफ दे रखा हो तो उसका जो एरिया होता है वो एक्स इंटू वाई के बराबर होता है और स्लोप होता है dy/dx के बराबर। ये दो बातें आप याद रखो, हर टाइप के ग्राफ के अंदर ये काम आएगा। जैसे ये है पावर और टाइम के बीच का ग्राफ, मुझे इसका एरिया किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है ये पता लगाना है, तो क्या करूंगा, मैं पावर को टाइम से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब यहाँ पे देखो, पावर को अगर टाइम से मल्टीप्लाई करोगे तो ये किसके बराबर आएगा, W, यानी वर्क डन के बराबर आएगा। इसका मतलब जब भी पावर और टाइम के बीच का ग्राफ दे रखा हो तो उसका एरिया हमेशा वर्क डन को रिप्रेजेंट करेगा। और ऐसे ही अगर आपको वर्क और टाइम के बीच का ग्राफ दे रखा है तो मैं इसका स्लोप फाइंड कर रहा हूं। कैसे फाइंड करना है स्लोप, dy/dx से, y की जगह w है, x की जगह t है, तो क्या करना पड़ेगा, dw/dt। और बताओ dw/dt किसको रिप्रेजेंट करेगा, इंस्टेंटेनियस पावर को। इसका मतलब वर्क और टाइम के बीच में अगर ग्राफ दे रखा हो तो उसका जो स्लोप होगा, किसी भी पॉइंट पे उसका जो स्लोप होगा वो किसको बताएगा, इंस्टेंटेनियस पावर को बताएगा। किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो पावर खर्च की जा रही है उसको रिप्रेजेंट करेगा वो, ये इसका मतलब है। एक दो क्वेश्चंस करके देखते हैं। देखो क्वेश्चन है, इफ f इक्वल टू 60 i के प्लस 15 j के माइनस 3 k के न्यूटन एंड v इक्वल टू 2 i के माइनस 4 j के प्लस 5 k के मीटर पर सेकेंड, देन इंस्टेंटेनियस पावर इज। कौन सी पावर पूछी जा रही है, इंस्टेंटेनियस पावर। आपको फोर्स दे रखा है और वेलोसिटी दे रखी है आई कैप, जे कैप, के कैप की टर्म्स में, मतलब वेक्टर फॉर्म में, तो आपको इंस्टेंटेनियस पावर कैलकुलेट करनी है। कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, एफ डॉट वी। एफ की वैल्यू कितनी है, 60 आई कैप प्लस 15 जे कैप माइनस 3 के कैप, डॉट प्रोडक्ट करना है इसका v के साथ जो कि है 2 आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप, इसके साथ डॉट प्रोडक्ट कर दो। डॉट प्रोडक्ट में i को i से, j को j से और k को k से मल्टीप्लाई करना है। सिंपली i को i से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा
120 आई डॉट आई 1 बन जाएगा। 15 को -4 से तो ये आएगा माइनस का 60 जे डॉट जे 1 बन जाएगा, और -3 को 5 से यानी कि माइनस का 15। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, तो ये आएगा 45 वॉट। अच्छा, पावर की ऐसा यूनिट क्या होती है, वॉट। वॉट में इसको मेजर करते हैं। इसके अलावा एक यूनिट और होती है पावर की, एक तो यूनिट होती है वॉट, इसके अलावा हॉर्स पावर में भी पावर को मेजर किया जाता है, और 1 हॉर्स पावर 1 HP बराबर होता है 746 वॉट के। ये भी आप याद रखो। कई बार आपको हॉर्स पावर में, जैसे मशीन्स वगैरह के लिए हम ये हॉर्स पावर यूनिट यूज करते हैं, कोई भी मशीन उसकी पावर दे रखी है हॉर्स पावर में, तो 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होती है, 746 वॉट के बराबर होती है। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन देखो। एन इंजन डेवलप्स 10 किलोवाट ऑफ पावर, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू लिफ्ट ए मास ऑफ 200 किलोग्राम टू ए हाइट ऑफ 40 मीटर। ये बोल रहा है कि एक इंजन है और वो कितनी पावर डेवलप कर रहा है, 10 किलोवाट के बराबर। पावर ऑफ द इंजन दे रखी है 10 किलोवाट। अब इस इंजन को किसी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करना है, कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है, मास दे रखा है 200 किलोग्राम, और इसको लिफ्ट करना है, कितनी हाइट तक लिफ्ट करना है इसको, हाइट दे रखी है 40 मीटर, यहां तक मान लो लिफ्ट करना है इसको। तो ये जो h है ये दे रखा है 40 मीटर के बराबर। तो पूछ रहा है कि इसको यहां से यहां तक लिफ्ट करने में कितना टाइम लगेगा, वो टाइम कैलकुलेट करके बताना है। कैसे करोगे, पावर दे रखी है हमको, और पावर किसके बराबर होती है, वर्क अपॉन टाइम या एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट टाइम। तो पावर को हम लिख देते हैं वर्क अपॉन टाइम के बराबर। अब इसके ऊपर कितना वर्क होगा, तो जब हम इसको लिफ्ट करेंगे तो जितना इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी उतना वर्क किया होगा आपने। कितनी इंक्रीज होगी पोटेंशियल एनर्जी, mgh के बराबर। तो फॉर्मूला बनेगा mgh अपॉन टी। तो इससे टी कैलकुलेट कर लो, टी क्या आएगा, mgh अपॉन पी के बराबर। बताओ m कितना है, मास आपको दे रखा है क्वेश्चन में 200 किलोग्राम, g की वैल्यू 10 ले लो, h की वैल्यू कितने है 40 मीटर, और पावर कितनी यूज की जा रही है 10 किलोवाट। किलो मतलब 10 की पावर 3। सॉल्व कर लो, कितना टाइम आएगा, तो ये आएगा 8 सेकंड के बराबर। तो 8 सेकंड लगेंगे इसको 40 मीटर हाइट तक पहुंचाने में। सिंपल एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम ए वाटरफॉल वाटर इज फॉलिंग डाउन एट द रेट ऑफ 100 किलोग्राम पर सेकेंड ऑन द ब्लेड्स ऑफ ए टर्बाइन। इफ द हाइट ऑफ द फॉल इज 100 मीटर देन द पावर डिलीवर्ड टू द टर्बाइन इज। इसने ये बोला है कि एक टर्बाइन है, टर्बाइन एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है, उसको घुमाते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। तो उसके ऊपर हम पानी गिरा रहे हैं, और कितनी हाइट से पानी गिरा रहे हैं, तो ये हाइट आपको दे रखी है 100 मीटर। कोई वाटरफॉल है मान लो, और उससे पानी नीचे गिर रहा है, ऐसे पानी नीचे गिर रहा है, यहाँ पे टर्बाइन है जिसको घुमाया जा रहा है। ठीक है, ये पूरा सिस्टम है इधर, तो इसके ऊपर पानी गिरेगा तो ये घूमेगा, और इसके रोटेट होने से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। 100 मीटर हाइट से इसको पानी को गिराया जा रहा है, और कितना पानी इसके ऊपर गिर रहा है पर सेकंड, वो आपको दे रखा है 100 किलोग्राम पर सेकंड, यानी कि m/t। m मतलब मास ऑफ द वाटर, t मतलब टाइम। इन दोनों को डिवाइड करोगे तो अपने पास आएगा मास पर यूनिट टाइम जो इस टरबाइन की ब्लेड्स के ऊपर गिर रहा होगा, और इसकी वैल्यू दे रखी है 100 किलोग्राम पर सेकेंड। तो m/t दे रखा है, इसकी यूनिट देख के भी आप ये पता लगा सकते हो कि क्या चीज दे रखी है, किलोग्राम पर सेकंड इसकी यूनिट है। किलोग्राम किसकी यूनिट है, मास की, और सेकंड टाइम की। तो m/t यानी कि ये वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो ये आपको देख के पता लगाना है। अब पूछा है कि बताओ कि ये जो टरबाइन है ये कितनी पावर जनरेट करेगा। क्या पूछा इसने, कितनी पावर प्रोड्यूस हो रही होगी। तो पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम होता है। अब ये जो टरबाइन है इसके ऊपर कितना वर्क हो रहा है, तो देखो शुरुआत में पानी के पास कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। जब वो टरबाइन पे गिरेगी तो वो टोटली किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में, है ना। तो शुरुआत में और बीच में कोई लॉस हो नहीं रहा है, यानी शुरुआत में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो टोटली किसको मिल रही है, इस टरबाइन को मिल रही है काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में, जिसकी वजह से ये घूम रहा है और कुछ वर्क हो रहा है। यानी कि आप लिख सकते हो कि इस टरबाइन पे जो वर्क किया जा रहा है वो किसके थ्रू किया जा रहा है, शुरुआत में जो पानी के पास पोटेंशियल एनर्जी है उसके थ्रू, क्योंकि वही पहले काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई और फिर वर्क में कन्वर्ट होकर इस टरबाइन को मिल रही है। तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे, वर्क की जगह लिख दोगे पोटेंशियल एनर्जी और डिवाइडेड बाई टाइम। पानी के पास क्या है शुरुआत में, पोटेंशियल एनर्जी, डिवाइडेड बाई टाइम कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, पावर आ जाएगी। तो पावर इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, mgh/t। अब इसमें m/t हमको डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन है, ये m/t दे रखा है हमको,
तो ये 100 पुट कर दो इसकी जगह, जी की जगह 10 ले लो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एच की वैल्यू है 100, तो आंसर क्या आएगा 10 की पावर 5 वाट। ठीक है, तो 10 की पावर 5 वाट, या किलोवाट में इसको लिखोगे तो आप इसको 100 किलो वाट भी लिख सकते हो। तो कितनी पावर ये टरबाइन जनरेट करेगा, 100 किलोवाट के बराबर। ठीक है, आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए बॉडी ऑफ मास m accelerates uniformly from rest to v1 in time t1 as a function of time t, the instantaneous power delivered to the body is। ये बोल रहा है कि कोई बॉडी है और वो रेस्ट से चलना स्टार्ट करती है, मान लो शुरुआत में उसकी वेलोसिटी क्या है 0, और फिर ये उसके ऊपर एक कांस्टेंट फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। ठीक है, इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई किया जा रहा है जिससे ये एक्सेलरेट हो रहा है, और मान लो ये यहाँ पे पहुंचा, तो यहाँ पे पहुंचते पहुंचते इसने v1 स्पीड गेन कर ली, और इसमें टाइम कितना लगा, t1 टाइम लग गया यहां से यहां तक पहुंचने में। तो पहले तो ये बताओ कि कितना एक्सेलरेशन इस पे काम कर रहा होगा। एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। चेंज इन वेलोसिटी कितना है, v1 माइनस 0, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, बाद में v1 हो गई, जैसा कि इसमें बोला गया है, तो v1 माइनस 0 ये है चेंज इन वेलोसिटी, और टाइम कितना लगा इसमें t1, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया, v1 अपॉन t1 के बराबर गया। तो इतना एक्सेलरेशन इसके ऊपर काम कर रहा है जिसकी वजह से ये स्पीड गेन कर रही है। तो ये आपको ये पूछ रहा है कि बताओ किसके ऊपर इंस्टेंटेनियस पावर कितनी यूज की जा रही है, टाइम t के ऊपर, यानी t टाइम पे जिसके ऊपर पावर यूज की जा रही होगी वो कितनी होगी। तो कौन सी पावर पूछी जा रही है, इंस्टेंटेनियस पावर। क्या फॉर्मूला होता है इंस्टेंटेनियस पावर का, फोर्स इंटू वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस पावर को dw बाई dt भी लिख सकते हो और फोर्स इंटू वेलोसिटी भी लिख सकते हो। फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है, इनटू v। अच्छा v कहां से लेके आओगे आप, v मतलब आफ्टर टाइम t इसकी वेलोसिटी क्या होगी, आफ्टर टाइम t, क्योंकि एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आपको इसको कैलकुलेट करके बताना है। तो हम ये मान के चलेंगे कि शुरुआत में इसने 0 स्पीड से चलना स्टार्ट किया, इतना एक्सेलरेशन इस पे काम कर रहा है, और t टाइम बाद में इसकी जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी वो हमको पता करनी है। तो कौन सी इक्वेशन लगाएं काइनेमेटिक्स की, बताओ, v इक्वल टू u प्लस at, ये लगा दो। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आफ्टर टाइम t इसकी वेलोसिटी क्या आएगी, तो u तो यहाँ पे 0 है, एक्सेलरेशन है v1 अपॉन t1 इंटू टी कर देंगे, ये वाला t, ये एक्सेलरेशन की वैल्यू मैंने पुट करी है इंटू t। तो ये आ गया आफ्टर टाइम t इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, आफ्टर टाइम t इस बॉडी की वेलोसिटी कितनी है, v1 अपॉन t1 इंटू टी। तो इस v की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे, तो इंस्टेंटेनियस पावर बराबर आ जाएगी m, a की जगह आप v1 अपॉन t1 पुट कर दो, और v की जगह आप पुट करो v1 अपॉन t1 इंटू टी। सॉल्व करोगे तो क्या आएगा आंसर, m v1 स्क्वायर अपॉन t1 स्क्वायर इंटू टी, ये अपना फाइनल आंसर होगा। मतलब जो इंस्टेंटेनियस पावर इसके ऊपर यूज की जा रही है वो बराबर होगी टी टाइम के ऊपर m v1 स्क्वायर t अपॉन t1 स्क्वायर। डी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। आया समझ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए कार ऑफ मास 1250 किलोग्राम इज मूविंग एट 30 मीटर पर सेकेंड, its engine delivers 30 kilowatt while resistive force due to surface is 750 newton. What maximum acceleration can be given in the car is, मतलब कार को मैक्सिमम कितना एक्सेलरेशन मिलेगा वो आपको फाइंड करके बताना है। एक कार की ये बात कर रहा है और उसका मास दे रखा है, कार का मास कितना है बताओ, 1250 किलोग्राम, ये कार का मास दे रखा है m, ठीक है। इसके अलावा ये बोल रहा है कि ये इतनी स्पीड से जा रही है 30 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ये जा रही है, तो v दे रखा है आपको। और ये जो इंजन है, इसका जो इंजन है जो पावर जनरेट कर रहा है वो है 30 किलोवाट के बराबर, ठीक है। तो पावर दे रखा है, मास दे रखा है, वेलोसिटी दे रखी है। अब आपको ये पूछ रहा है कि जो सरफेस के और इन टायर्स के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स है या जो रेसिस्टिव फोर्स है अगर वो 750 न्यूटन के बराबर है तो बताओ इस कार को मैक्सिमम कितना एक्सेलरेशन मिल रहा होगा इंजन के थ्रू, ठीक है। तो इंजन कितना फोर्स डेवलप कर पा रहा है पहले वो कैलकुलेट कर लो। इंजन इस कार के ऊपर कुछ फोर्स लगा रहा है ना जिसकी वजह से कार चल रही है, तो वो कैलकुलेट कर लो। तो पावर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू वेलोसिटी। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे कांस्टेंट फोर्स लगाया जा रहा है
और किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे उसकी वेलोसिटी v है, तो फोर्स इंटू वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करके उस इंस्टेंट पे जो पावर उस पर यूज की जा रही होगी वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पे इंजन की पावर कांस्टेंट है, ठीक है। इस फॉर्मूले को यूज करके वो फोर्स कैलकुलेट कर सकते हो जो इंजन इस कार के ऊपर लगा रहा होगा। पावर अपॉन वेलोसिटी कर देंगे फोर्स कैलकुलेट करने के लिए, तो पावर की वैल्यू है 30 किलो मतलब 10 की पावर 3 और v की वैल्यू आपको दे रखी है 30 मीटर पर सेकेंड। तो सॉल्व करेंगे तो फोर्स आ जाएगा 1000 न्यूटन। मतलब इतना फोर्स इंजन डेवलप कर रहा है कार के ऊपर, इतना फोर्स लगा रहा है वो। रेसिस्टिव फोर्स कितना है 750 न्यूटन के बराबर क्वेश्चन में दिया हुआ है ये, है ना। तो नेट फोर्स कार के ऊपर कितना लगा आगे की तरफ, ये लगेगा 1000 माइनस 750, तो 250 न्यूटन का फोर्स लग रहा है कार के ऊपर। और अगर 250 न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो इससे एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस होगा, तो नेट फोर्स डिवाइडेड बाई मास, 250 डिवाइडेड बाई मास ऑफ द कार इज 1250 किलोग्राम, तो ये आएगा 1/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आ गया एक्सेलरेशन 1/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो कितने एक्सेलरेशन से कार मूव कर रही होगी, 1/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मूव कर रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एन इंजन पंप्स वाटर थ्रू ए होस पाइप, water passes through the pipe and leaves it with a velocity 2 meter per second. The mass per unit length of the water in the pipe is 100 kilogram per meter. What is the power of the engine? एक इंजन है जो कि वाटर को पंप कर रहा है, इधर से पानी को लिफ्ट कर रहा है, इधर से फेंक रहा है ये, ठीक है। ये कोई पंप है। अब ये बोल रहा है कि इसमें से जब पानी बाहर निकलेगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, इसमें से पानी बाहर निकल रहा है 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से, और इस पाइप के अंदर जो वाटर है पर यूनिट लेंथ यानी कि मास पर यूनिट लेंथ है वाटर का, वो कितना है 100 किलोग्राम पर मीटर के बराबर है। इस चीज का मतलब क्या है पहले वो समझ लो एक बार। वाटर पर यूनिट लेंथ का मतलब है कि जैसे इस पाइप के अंदर पानी ऐसे निकल रहा होगा, इसमें से बाहर निकल रहा है इस तरीके से, तो इसकी किसी एल लेंथ के अंदर, ये मान लो यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो मैं एल कंसिडर कर लेता हूं, तो एल लेंथ के अंदर जितना भी वाटर का मास होगा, जितना भी वाटर है उसका जो मास होगा, उसको अगर मैं इस लेंथ एल से डिवाइड कर दूं तो ये आ जाएगा मास पर यूनिट लेंथ, और ये आपको दे रखा है 100 किलोग्राम पर मीटर के बराबर। इसकी यूनिट लेंथ के अंदर यानी कि 1 मीटर लेंथ के अंदर कितना मास है वाटर का, ये आपको दिया हुआ है। तो ये डेटा आपको क्वेश्चन में गिवन है। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो बेसिक जो फॉर्मूला है वो यूज कर लो। पावर इक्वल टू क्या होता है, इसमें हम फॉर्मूला यूज करेंगे, यहां से जब वाटर बाहर निकल रहा होगा तो उसके पास क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी, स्पीड से बाहर निकल रहा है ना, देखो 2 मीटर पर सेकंड से बाहर निकल रहा है, तो अगर वाटर इसमें से 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बाहर निकल रहा है तो इसका मतलब इसको कुछ काइनेटिक एनर्जी मिली है, और वो काइनेटिक एनर्जी किसने दी है, पंप ने दी है। तो पंप पर सेकंड इसको कितनी काइनेटिक एनर्जी दे पा रहा है, वो इसकी पावर होगी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv² डिवाइडेड बाई टी। इससे हम कैलकुलेट कर लेंगे कि कितनी पावर इस इंजन की रहेगी। पावर का फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी जो इसने पानी को दी है डिवाइडेड बाई टाइम टी, जिसमें वो काइनेटिक एनर्जी है इस पानी को मिली होगी, ठीक है। अब ये जो फॉर्मूला है इसके अंदर आपको m नहीं दे रखा डायरेक्टली, t भी नहीं दे रखा, तो आपको फॉर्मूले को थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ेगा। देखो कैसे करेंगे, अब ये टेक्निक आपको समझनी है। 1/2 mv² अपॉन टी, ये तो मैंने एज इट इज लिखा। अब इस t को यहां से हटाना पड़ेगा क्योंकि t की कोई इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं है कि कितने टाइम में इसने काइनेटिक एनर्जी इतनी दी होगी, ना पानी का टोटल मास दे रखा कि इतना पानी इसने पंप ने फेंका होगा, वो भी नहीं दे रखा। तो कोई बात नहीं, हम L से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। इससे पावर इक्वल टू लिखा जाएगा 1/2 m, और m के नीचे एक L लिख दो अलग करके, m/L बन गया जो कि आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन है, इंटू v² इंटू L/T। L/T मतलब अगर मान लो पानी यहां से यहां तक पहुंच रहा है किसी t टाइम के अंदर, क्योंकि हम इतने पानी के मास की बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन में, तो उसका मास तो है स्मॉल m, और यहां से यहां तक पानी को पहुंचने में जो टाइम लगता है वो t है। तो L/T को हम क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी। डिस्टेंस इसने L कवर करी, टाइम t लगाया इसने, इसका मतलब L/T, ये वाला L और ये t, ये मिला के क्या बन गया, वेलोसिटी बन गया। आया समझ में? तो बस अब सारा डेटा आपको क्वेश्चन में पता है। देखो m/L ये डायरेक्टली दे रखा है 100, v क्यूब बन जाएगा, ये v की वैल्यू 2 है तो 2 का क्यूब कर दो, यहाँ पे सॉल्व करोगे तो 400 वाट।
ये अपना फाइनल आंसर आएगा। मतलब 400 वाट का ये पंप है जो कि पानी को 2 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से फेंक रहा है। आया समझ में? अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है एन इंजन पंप इज यूज टू पंप ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो कंटिन्यूअसली थ्रू ए पाइप ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ए। If the speed of flow of the liquid in the pipe is v, then the rate at which the kinetic energy is being imparted to the liquid is। ये बोल रहा है कि किसी पाइप के थ्रू कोई पंप है वो किसी लिक्विड को थ्रो कर रहा है, एक तरह से उसमें से लिक्विड बाहर निकल रहा है और वो जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी आपको दे रखी है रो। ये कोई पंप है, ये किसी लिक्विड को यहाँ पे फेंक रहा है और इस पाइप का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये ए दे रखा है और यहां से किसी v स्पीड से लिक्विड बाहर निकल रहा है। लिक्विड की डेंसिटी आपको रो दे रखी है। अब ये बोल रहा है कि बताओ कि ये जो पंप है ये किस रेट से काइनेटिक एनर्जी दे रहा है इस लिक्विड को। 1/2 mv² डिवाइडेड बाई टी, इसी को हम बोल रहे हैं रेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी गिवन बाय द पंप टू द लिक्विड, है ना। और जो एनर्जी दी जा रही है पंप के थ्रू इस लिक्विड को, उसी को हम पावर बोलते हैं। तो एक्चुअल में ये पावर ही पूछ रहा है आपको, कहने का तरीका अलग है। बाकी इसने क्या पूछा है, पावर ऑफ द पंप पूछी है आपको। यहाँ पे जो आंसर है उसमें m कहीं भी नहीं आ रहा, इसका मतलब m को हटाना पड़ेगा। यहाँ पे लिक्विड की डेंसिटी दे रखी है और डेंसिटी इनटू वॉल्यूम को हम क्या बोलते हैं, मास। तो आपको m को रिप्लेस करना पड़ेगा। यहाँ पे जो डेंसिटी है उसका मतलब होता है मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम को मैं यहाँ पे v0 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे वॉल्यूम को हमने रिप्रेजेंट किया v0 से, मास m है, m अपॉन v0 क्या बन जाएगा, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। अब मान लो कि लिक्विड इसमें से कंटिन्यूअसली बाहर निकल रहा है और इस लिक्विड को यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस ट्रेवल करने में टाइम लगा t, और ये डिस्टेंस मान लो यहाँ से यहाँ तक की l, ठीक है। ऐसे हम एज्यूम कर रहे हैं कि पाइप के थ्रू लिक्विड कंटिन्यूअसली बाहर निकल रहा होगा इधर। तो इस लिक्विड को यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस L कवर करने में जो टाइम लग रहा हो कितना लग रहा है, T लग रहा है। तो इतना इतना जो पार्ट होगा इस पाइप का, उसमें जो लिक्विड होगा उसका वॉल्यूम कितना होगा। मान लो कि इतने इतने पार्ट में मास है m इस लिक्विड का, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा। तो पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको दे रखा है कितना है, a के बराबर। और इतनी लेंथ की हम बात कर रहे हैं, आप यहां से यहां तक L लेंथ का एक छोटा सा सिलेंडर यहाँ पे एज्यूम कर सकते हो। उस सिलेंडर का वॉल्यूम कितना आएगा, L इंटू ए के बराबर। जैसे सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, एच मतलब उसकी हाइट और पाई आर स्क्वायर मतलब उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो पाइप का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो डायरेक्टली आपको ए दे रखा है। तो यहां से यहां तक का जो इस पाइप का पार्ट है जिसकी लेंथ एल हमने एज्यूम करी है, तो इसमें जो लिक्विड रहेगा उसका वॉल्यूम कितना होगा, जितना इस पाइप का वॉल्यूम है, कितना है इसका वॉल्यूम, ए यानी कि क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ, ए इंटू एल। तो आप ये जो डेंसिटी वाला फॉर्मूला है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, m अपॉन एल इंटू ए लिख सकते हैं। क्या ऐसा, जो v0 है ना उसको मैंने l इंटू ए लिख दिया। तो बस आपको यहां से m की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, यहाँ पे पुट करनी है, फिर देखते हैं क्या बनता है फॉर्मूला। 1/2 m की जगह क्या लिखेंगे बताओ, रो इंटू एल इंटू ए। ये मैंने किसकी जगह लिखा है, m की जगह, इंटू v² डिवाइडेड बाई टाइम। अगेन देखो l/t को हम क्या बोल सकते हैं, वेलोसिटी। भी L डिस्टेंस कवर करी लिक्विड ने t टाइम में, तो L अपॉन टी को हम वेलोसिटी बोल देंगे। तो 1/2 रो a, और इस L अपॉन टी को अगर v लिखोगे तो एक v² बाहर भी है तो ये बन जाएगा v³। तो ये आपका आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें, 1/2 रो a v³, पहला ऑप्शन करेक्ट है। आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, if the heart pushes 1 cc of blood in 1 second under pressure 20,000 Newton per meter square, the power of the heart is। तो जो हार्ट है उसकी पावर बतानी है। ये मान लो अपना हार्ट है, ठीक है, ऐसा नहीं होता वैसे, लेकिन मान लो ये हार्ट है और ये क्या कर रहा है, ब्लड को पंप कर रहा है, इसमें से ब्लड बाहर निकल रहा है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि ये जो प्रेशर अप्लाई कर रहा है ब्लड के ऊपर, ये जो हार्ट है ये जो प्रेशर अप्लाई कर रहा है वो बराबर है 20,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर। इतना प्रेशर ये अप्लाई कर रहा है ब्लड के ऊपर ताकि वो आगे मूव करे। और इससे कितना ब्लड, यानी कि ब्लड का वॉल्यूम दे रखा है ये 1 सीसी मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब, सीसी मतलब क्या होता है, सेंटीमीटर क्यूब। तो जो वॉल्यूम ब्लड का आगे मूव कर रहा है वो है 1 सीसी इन 1 सेकेंड। यानी कि आपको क्या दे रखा है, वॉल्यूम, जिसको मैं v0 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, डिवाइडेड बाई टाइम। कितना वॉल्यूम ब्लड का पर सेकेंड हार्ट के थ्रू
पुश किया जा रहा है वो आपको दे रखा है, जो कि बराबर है 1 cc। 1 cc मतलब आप 1 cc को कन्वर्ट करोगे ना सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में चेंज करोगे तो ये 10⁻⁻⁶ मीटर क्यूब बनेगा। ये P यहाँ पे क्या है, प्रेशर, इसको मैं P नोड लिख देता हूं। यहाँ पे जो हार्ट है वो कितना प्रेशर अप्लाई कर रहा है ब्लड के ऊपर वो दे रखा है, और कितना वॉल्यूम पर सेकेंड ब्लड का जो वेसल्स वगैरह है उससे ट्रांसफर होगा वो आपको दे रखा है। तो पूछा पावर बताओ, कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए। यहाँ पे एक काम करते हैं, फोर्स इनटू वेलोसिटी वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। अब ना तो फोर्स दे रखा है ना इस ब्लड की वेलोसिटी दे रखी है, तो क्या करें, एक काम करते हैं, जो वेसल्स वगैरह है उसके एरिया से, ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये ए मान लेते हैं, तो एरिया से मैं इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूं फॉर्मूले को। तो एक तो मैंने ए इसके नीचे लिख दिया और एक मल्टीप्लाई में आएगा ऊपर, ठीक है। अब फोर्स अपॉन एरिया को हम क्या लिख सकते हैं, प्रेशर लिख सकते हैं, पी नोट लिख देता हूं इसकी जगह। तो ये क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी को आप क्या लिख सकते हो, एल बाई टी। अगर इस वेसल के अंदर एल डिस्टेंस ब्लड कवर करेगा टी टाइम के अंदर, तो एल अपॉन टी को हम जो ब्लड बाहर निकल रहा होगा उसकी वेलोसिटी बोल सकते हैं। तो v को हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे एल बाई टी लिख देंगे इनटू ए, और ये जो a इंटू एल है ये तो क्या बन जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द ब्लड जो इसमें से बाहर निकल रहा होगा, और डिवाइडेड बाई टी, यानी कि ये बनेगा पी नोट इंटू वी नोट बाई टी। अब देखो ये जो डेटा दे रखा है उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली सेट हो गया पूरा फॉर्मूला। अब ये डेटा सारा गिवन ही है, पी नोट आपको दे रखा है 20,000 और वी नोट बाई टी आपको दे रखा है 10⁻⁻⁶। तो बताओ आंसर क्या आएगा, 10⁻2 इंटू 10⁻⁻2 आएगा, जिसको 0.02 वोट लिख सकते हो आप। तो हार्ट की जो पावर है वो कितनी आ गई, 0.02 वोट के बराबर आ गई। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। आया समझ में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ए बॉडी ऑफ मास 1 किलोग्राम begins to move under the action of a time dependent force F equal to 2t I k plus 3t square j cap Newton, where I cap and j cap are unit vectors along x and y axis. What power will be developed by the force at time t? ये बोल रहा है कि जो पावर डेवलप हो रही है टाइम t के ऊपर वो कितनी है, वो आप कैलकुलेट करके बताओ। क्या क्या दे रखा है इसने एक टाइम डिपेंडेंट फोर्स की बात करी है, मतलब जो फोर्स है वो टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। फोर्स की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पे, 2t आई के प्लस 3t स्क्वायर जे केप, है ना, न्यूटन में ये फोर्स आपको दे रखा है। और इसके अलावा बस और कुछ नहीं दे रखा, बस फोर्स की एक इक्वेशन दे रखी है, मास ऑफ द बॉडी दे रखा है, मास है यहाँ पे 1 किलोग्राम। अच्छा मास दे रखा है तो हम एक्सेलरेशन इजीली फाइंड कर सकते हैं। एक्सेलरेशन बराबर होता है फोर्स अपॉन मास, इसकी जरूरत पड़ेगी इसलिए मैं इसको कैलकुलेट कर रहा हूं। तो ये मैंने इसको 1 से डिवाइड किया तो यही आ जाएगा 2t आई के प्लस 3t स्क्वायर जे केप, और यूनिट क्या लगा देंगे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन हमने फाइंड कर लिया। अब फोर्स दे रखा था, मास दे रखा था, तो एक्सेलरेशन फाइंड करके रख लिया हमने वेक्टर फॉर्म में। ठीक है जी, पूछ रहा है कि बताओ कितनी पावर डेवलप हो रही है टाइम टी के ऊपर, मतलब कौन सी पावर पूछी जा रही है, टाइम टी के ऊपर, यानी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे पावर पूछी जा रही है। तो वो पावर होती है इंस्टेंटेनियस पावर। इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट एफ डॉट वी, ये फॉर्मूला यूज करेंगे इसके लिए। एफ दे रखा है लेकिन वी नहीं दे रखा, एफ तो दे रखा है वी नहीं दे रखा, लेकिन क्योंकि फोर्स दे रखा था, मास दे रखा था, इससे हमने एक्सेलरेशन फाइंड कर लिया। और अगर एक्सेलरेशन आपको दे रखा हो टाइम के फंक्शन की फॉर्म में, तो आप वेलोसिटी इजीली पता कर सकते हो। क्या करना पड़ता है उसके लिए, एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में, तो आपके पास में क्या आएगी, चेंज इन वेलोसिटी। शुरुआत में बॉडी की जो वेलोसिटी वो जीरो मानेंगे कि जीरो वेलोसिटी से इसने चलना स्टार्ट किया, और बाद में ये कोई वेलोसिटी वी गेन कर लेगी। तो वी वेलोसिटी अगर आपको फाइंड करनी है कि टाइम टी पे जो वेलोसिटी है पार्टिकल की वो कितनी होगी, ताकि हम डॉट प्रोडक्ट करके एफ और वी का पावर कैलकुलेट कर पाए, तो हमको पहले वी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो वी कैलकुलेट करने के लिए आपको एक्सेलरेशन वाला जो फंक्शन दे रखा है उसका इंटीग्रेशन करना है टाइम के रेस्पेक्ट में, कर दो तो वी आ जाएगा अपने पास। देखो एक्सेलरेशन कितना है, 2t आई केप प्लस 3t स्क्वायर जे केप डी टी। करो इंटीग्रेशन, 2t का इंटीग्रेशन होगा t स्क्वायर बाई 2 इंटू आई केप, और t स्क्वायर का होगा t
t³/3 इंटू जे कैप, ये आएगा। थोड़ा सॉल्व कर लो तो v की वैल्यू अपने पास आ जाएगी t² प्लस t³ जे कैप। ये लो जी, ये v आ गया अपने पास में, और फोर्स अपने पास पहले से ही है, v अपने पास आ गया। तो पावर कैलकुलेट करने के लिए बस दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है, F डॉट V। तो I वाली टर्म को I से मल्टीप्लाई कर लो, J वाली टर्म को J से मल्टीप्लाई कर लो। जैसे इसमें 2ti है, उसको t² से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 2t³ और I डॉट I 1 बन जाएगा। फिर JK वाली टर्म है 3t², इसको t³ से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा प्लस 3t⁵। तो ये अपना आंसर आ जाएगा वोट के अंदर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। ये लो जी आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ए पार्टिकल ऑफ मास m इज ड्रिवन बाय ए मशीन दैट डिलीवर्स ए कांस्टेंट पावर। अब इस चीज पे फोकस करना कि जो पावर वो डिलीवर कर रही है मशीन वो कांस्टेंट है, ठीक है जी। इफ द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट द फोर्स ऑन द पार्टिकल एट टाइम t इज। तो अगर पार्टिकल ने रेस्ट से चलना स्टार्ट किया है, कैसे चलना स्टार्ट किया? रेस्ट से चलना स्टार्ट किया, तो जो फोर्स इसके ऊपर लग रहा होगा उसकी वैल्यू आपको बतानी है कि कितना फोर्स इसके ऊपर लग रहा होगा। मान लो F फोर्स इसके ऊपर लग रहा है, और जो पावर इस फोर्स की वजह से इस ऑब्जेक्ट को मिल रही होगी वो कांस्टेंट है। पावर कांस्टेंट है, वो ध्यान रखना है। यहाँ पे पावर किसके बराबर है? K के बराबर है। ये यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि पावर यहाँ पे कांस्टेंट है और हमको पूछा जा रहा है कि कितना फोर्स इसके ऊपर लगाया जा रहा है। अगर हम ये फाइंड कर ले कि जो ऑब्जेक्ट है वो कितने एक्सेलरेशन से मूव कर रहा होगा, तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। जो ऑब्जेक्ट है उसका मास है m, तो ये जो ऑब्जेक्ट है अगर हम इसका एक्सेलरेशन फाइंड कर लेते हैं कि किस एक्सेलरेशन से ये मूव कर रहा है, तो हम इजीली पता कर सकते हैं कि इसके ऊपर कितना फोर्स लगाया जा रहा होगा, क्योंकि फोर्स बराबर होगा मास इनटू एक्सेलरेशन। अब पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। किसी भी टाइम t के ऊपर जो इंस्टेंटेनियस पावर होती है वो बराबर होती है F इंटू वी के। P मतलब पावर, F मतलब फोर्स, V मतलब वेलोसिटी, ठीक है। अब सिंपली हम इसमें क्या करेंगे? एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे इसका, ठीक है। तो उसके लिए पहले F को लिखना है, P इक्वल टू F को लिखेंगे मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू V। अब डायरेक्टली ये मत बता देना कि सर P यहाँ पे कांस्टेंट है, पावर यहाँ पे K के बराबर है जो कि कांस्टेंट है, m यहाँ पे कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन बराबर आ गया p डिवाइडेड बाई m इंटू वी। ऐसा नहीं आएगा क्योंकि v भी यहाँ पे टाइम के साथ में चेंज हो रहा होगा, तो ये भी टाइम का एक फंक्शन है, तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा और t की टर्म्स में ये आंसर बताना है। तो t की टर्म्स में आपको फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। t कहीं नहीं आ रहा अभी तक, तो इस फॉर्मूले में कहीं t आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, तो आपको बनाना पड़ेगा। इसको कैसे बनाएंगे अब वो समझो। ये जो पावर है ये कांस्टेंट है और k के बराबर है, इसलिए मैं पावर को तो k लिख देता हूं। एक्सेलरेशन को हम लिख देंगे dv बाई dt इंटू वी, ठीक। इसको सॉल्व कर रहे हैं बस। अब ये जो dt है इसको उधर ले जाएंगे, इधर बनेगा v dv और ये dt उधर जाएगा तो बनेगा k इंटू dt, और m भी उधर ले जाओ तो k बाई m बन जाएगा ये। तो ये इक्वेशन बन गई। थोड़ी रीअरेंज करिए मैंने, v dv को इधर रखा और m और dt ये सब उधर लेके गए, तो ये इधर तो बन गया k बाई m dt और इधर क्या बन गया? v dv बन गया। सिंपल है। मुझे v का फंक्शन फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ टाइम, ताकि बाद में उसको डिफरेंशिएट करके हम एक्सेलरेशन फाइंड कर पाए। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो इधर लिखेंगे इंटीग्रेशन v dv, इधर लिखेंगे k बाई m dt। देखो v का इंटीग्रेशन होगा v के रेस्पेक्ट में v स्क्वायर बाई 2, और इधर k और m ये दोनों कांस्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि पावर यहाँ पे कांस्टेंट है जो कि k के बराबर है, तो k बाई m कांस्टेंट है, ये इंटीग्रेशन से बाहर, और टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करो तो इनटू t आ जाएगा। v की वैल्यू क्या आएगी सॉल्व करोगे तो? v बराबर आएगा 2k बाई m इंटू टी, और फिर अंडर रूट भी करना पड़ेगा। तो ये आ गया अपने पास में वेलोसिटी का फंक्शन इन टर्म्स ऑफ टाइम। आया समझ में? हमें क्या फाइंड करना है? एक्सेलरेशन, ताकि हम फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर पाए। तो एक्सेलरेशन बराबर होता है dv बाई dt के, तो इसको डिफरेंशिएट कर लो, क्या आएगा ये? तो एक्सेलरेशन बराबर आएगा 2k और m, ये तो कांस्टेंट है, तो रूट 2k बाई m, ये तो अलग कर लिया मैंने, और t की पावर 1/2 बनेगा, ये अंडर रूट में है ना, तो t की पावर 1/2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1/2 तो आगे चला जाएगा पहले,
लिख देते हैं 1/2 और t की पावर 1/2 -1 यानी कि माइनस का 1/2, ये आएगा ऐसा कुछ। आया समझ में? और फोर्स हमको कैलकुलेट करना है तो ये होगा मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर। एक्सेलरेशन अपने पास आ चुका है, हम एक काम करते हैं फोर्स कैलकुलेट करने के लिए इस एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाई करेंगे मास से। ये 2 और ये 2 आप कैंसिल कर सकते हो तो अपॉन में एक √2 बचेगा, m से भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं साथ में। ये मैं एक्सेलरेशन की वैल्यू लिख रहा हूं, ये आएगा k/2m और इनटू क्या आएगा t की पावर -1/2। ये m जब आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनली जो आंसर बनेगा उसको मैं यहां ऊपर लिख रहा हूं, वो बराबर आएगा F इक्वल टू और t की पावर क्या आएगी -1/2 आएगी। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? चेक करो। √km/2 t की पावर -1/2, ये सी वाला ऑप्शन यहां पे करेक्ट होगा। आया समझ में? ठीक है, चलो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वाटर फॉल्स फ्रॉम ए हाइट ऑफ 60 मीटर एट द रेट ऑफ 15 किलोग्राम पर सेकेंड टू ऑपरेट ए टर्बाइन। The losses due to the frictional forces are 10% of energy. How much power is generated by the turbine? तो जो टर्बाइन है उससे कितनी पावर जनरेट हो रही है ये आपको कैलकुलेट करके बताना है। ठीक है जी, सबसे पहले तो क्या क्या दे रखा है क्वेश्चन में वो नोट कर लेते हैं। हाइट दे रखी है h 60 मीटर और किस रेट से पानी गिर रहा है टर्बाइन के ऊपर, तो आपको किलोग्राम पर सेकेंड, इसका मतलब मास पर यूनिट टाइम दे रखा है m/t जो कि 15 किलोग्राम पर सेकंड के बराबर है। आपको क्वेश्चन पढ़ के डेटा निकालना आना चाहिए। यहाँ पे मास पर यूनिट टाइम जो टरबाइन के ऊपर गिर रहा होगा वो दे रखा है, किलोग्राम पर सेकंड इसकी यूनिट है ना, इससे देख के मैंने पता लगाया। तो m/t आपको क्वेश्चन में गिवन है। साथ में इसने एक और चीज बोली है कि जो टरबाइन है उसके ऊपर जैसे ही पानी गिरेगा तो कुछ हीट वगैरह भी प्रोड्यूस होगी, कुछ साउंड वगैरह भी प्रोड्यूस होगा, तो उससे 10% एनर्जी का लॉस हो जाएगा। तो 90% एनर्जी बचेगी जो टरबाइन को मिल रही होगी। तो टरबाइन के पास कितनी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है? 90%। जो पानी के पास एनर्जी है टोटल, उसका 90% किसको मिल जाएगा? टरबाइन को मिल जाएगा, जिससे वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पाएगा। तो कितनी इलेक्ट्रिसिटी टरबाइन प्रोड्यूस कर पाएगा वो आपको पूछी जा रही है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन बन गया ये। तो हमको पता है कि जब भी टरबाइन के ऊपर पानी गिरता है तो उससे जो एनर्जी उसको मिलती है वो mgh के बराबर होती है। और मान लो टी टाइम के अंदर जो पानी गिरा है उसका मास है m, तो mgh एनर्जी मिली टी टाइम के अंदर, तो mgh/t ये क्या हो गया? पावर का फॉर्मूला हो गया। सिंपल। लेकिन पूरी की पूरी पावर मिल रही है क्या? पूरी की पूरी एनर्जी मिल रही है क्या टरबाइन को? नहीं, सिर्फ 90% एनर्जी मिल रही है, 10% तो लॉस हो रहा है, क्वेश्चन में इसने बोला है। तो ये जो टोटल एनर्जी है इसका 90% निकाल लो, यानी कि 90/100 से इसको मल्टीप्लाई कर दो। ये क्यों मल्टीप्लाई किया बताओ? क्योंकि जो टोटल एनर्जी है उसका 90% ही टरबाइन को मिल पाएगा। तो ये अपना फॉर्मूला बन गया। अब इसमें पावर बता दो कैलकुलेट करके, जो जो चीजें गिवन है वो लिखो। देखो m/t ये डायरेक्टली आपको दे रखा है ना, m अलग से दे रखा है ना t अलग से दे रखा है। m/t की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में 15, g की वैल्यू क्या है 10 ले लेते हैं, h की वैल्यू क्या है 60 मीटर और 90 ये 100 है तो ये 9/10 लिख देते हैं। इसको सॉल्व करो, इसको कितना आएगा 8.1 इंटू 10 की पावर 3 वाट, जिसको आप 8.1 किलोवाट भी बोल सकते हो। ये अपना फाइनल आंसर आ गया। तो सी वाला ऑप्शन यहां पे करेक्ट होगा, 8.1 किलोवाट इतनी पावर जनरेट होगी। आया समझ में? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए कार ऑफ मास 1000 किलोग्राम एक्सिलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट टू ए वेलोसिटी 54 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड्स। एक्सिलरेट यूनिफॉर्मली का मतलब है एक कांस्टेंट एक्सिलरेशन इसके ऊपर काम कर रहा होगा। ठीक है, फिर इसने बोला फाइंड द एवरेज पावर ऑफ द इंजन। जो इंजन है उसकी एवरेज पावर कैलकुलेट करके बताओ, जो इंजन है वो कितनी एवरेज पावर इस कार को डिलीवर कर रहा होगा वो आपको बताना है। तो क्या क्या दे रखा है? मास ऑफ द कार दे रखा है, बताओ कितना 1000 किलोग्राम। और क्या दे रखा है? रेस्ट से इसने चलना स्टार्ट किया, यानी इनिशियल वेलोसिटी 0 और फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई 54 किलोमीटर पर आवर हो गई। अच्छा, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं। क्या करना पड़ेगा उसके लिए? 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये सॉल्व करोगे तो ये आएगा 15 मीटर पर सेकंड। कैंसिल करके आप सॉल्व करोगे ना तो 15 मीटर पर सेकंड आएगा। और टाइम कितना लगा ये वेलोसिटी गेन करने में? 5 सेकंड का टाइम लगा।
अब एक कार जा रही है, शुरुआत में वो रेस्ट में है, फिर उसने कुछ स्पीड गेन करी, किसकी वजह से? इंजन की वजह से, क्योंकि इंजन कंटिन्यूअसली उसके ऊपर फोर्स लगा रहा है जिसकी वजह से वो स्पीड गेन करती जा रही है, और इतने टाइम के अंदर 5 सेकंड के अंदर उसने इतनी स्पीड गेन कर ली 15 मीटर पर सेकंड के बराबर। तो यहाँ पे इंजन ने क्या काम किया इसके ऊपर, कार के ऊपर? इंजन ने कार को कुछ काइनेटिक एनर्जी दी, कितने टाइम में? 5 सेकंड के अंदर। तो उसको जो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर करी है इंजन ने पर यूनिट टाइम, उसी को हम एवरेज पावर बोल सकते हैं। इसका मतलब पावर ऑफ द इंजन कैलकुलेट करने के लिए आप सिंपल फॉर्मूला यूज कर सकते हो, हाफ mv² डिवाइडेड बाई टाइम टेकन t। ये फॉर्मूला समझ में आया क्या? यहाँ पे कार को इंजन क्या दे रहा है? काइनेटिक एनर्जी दे रहा है, कितने टाइम में? t टाइम के अंदर। तो जो काइनेटिक एनर्जी देने की रेट है उसी को तो पावर बोलते हैं, या एनर्जी सप्लाई करने की जो रेट होती है उसी को तो हम पावर बोलते हैं। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, सॉल्व कर लो। 1/2, मास कितना है? 1000, v कितना लेना है? 15, टाइम कितना लेना है? 5 सेकेंड। तो 5 × 2 ये 10 बन जाएगा, 1 0 कैंसिल होके ये आएगा 225, यानी कि 22500 वाट। ये अपना आंसर आ जाएगा। बोलो आया क्या समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। फ्रॉम ए गन ए मैन फायर्स 36 बुलेट्स पर मिनट विद ए स्पीड ऑफ 360 किलोमीटर पर आवर। इफ मास ऑफ ईच बुलेट इज 20 ग्राम देन फाइंड द पावर ऑफ द गन। एक गन से बुलेट्स फायर की जा रही है और हर एक बुलेट का जो मास है वो कितना है? 20 ग्राम के बराबर है। ये गन मान लो, इससे हम क्या कर रहे हैं? बुलेट्स फायर कर रहे हैं। तो ये जो बुलेट्स फायर की जा रही है इसका मास कितना है? 20 ग्राम के बराबर है। और कितनी बुलेट्स पर सेकेंड, सॉरी पर मिनट फायर कर रहे हैं हम लोग? तो नंबर ऑफ बुलेट्स जो पर यूनिट टाइम फायर की जा रही है वो है 36 बुलेट्स पर मिनट। इसको पर सेकेंड में चेंज करो पहले, तो इसको क्या लिखोगे? 36 डिवाइडेड बाई 60। पर मिनट है ना, तो मिनट अपॉन में है एक्चुअली, तो सेकंड में चेंज कर दिया तो ये आएगा 6/10, यानी कि 3/5 बुलेट्स पर सेकेंड। ठीक है, तो ये n/t है। n/t का मतलब क्या है? नंबर ऑफ बुलेट्स पर यूनिट टाइम जो फायर की जा रही है इस गन के थ्रू, वो n/t के बराबर है। तो ये वैल्यू हमने भी ऐसा यूनिट्स में कैलकुलेट करके रख ली, इसकी जरूरत पड़ेगी तो आगे हम यूज कर लेंगे। साथ में स्पीड भी दे रखी है कि किस स्पीड से ये बुलेट्स आगे जा रही है। तो स्पीड दे रखी है 360 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकंड में चेंज करो, क्या करना पड़ेगा? 5/18 से मल्टीप्लाई करना है, ये मीटर पर सेकंड में आ जाएगा डेटा। सॉल्व करोगे तो ये आएगा 100 मीटर पर सेकंड। तो इतनी स्पीड से बुलेट फायर की जा रही है और इतनी बुलेट पर सेकंड फायर कर रहे हैं। मास आपको दे ही रखा है। तो पावर ऑफ द गन ये कैलकुलेट करने के लिए आपको सिंपल फॉर्मूला यूज करना है। गन इन बुलेट्स को क्या ट्रांसफर कर रही है? काइनेटिक एनर्जी। भी गन की वजह से बुलेट्स को काइनेटिक एनर्जी मिल रही है। तो कितनी काइनेटिक एनर्जी एक बुलेट को मिलेगी? वो होगी हाफ mv²। ठीक है, लेकिन कितनी बुलेट्स पर सेकंड फायर की जा रही है? ये है 3/5 बुलेट्स पर सेकंड। तो कितनी काइनेटिक एनर्जी पर सेकंड बुलेट्स को ट्रांसफर की जा रही है? तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसको n/t से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। भाई ये तो एक बुलेट को मिली हुई एनर्जी है, लेकिन एक ही बुलेट थोड़ी फायर की जा रही है। हम बुलेट फायर कर रहे हैं 36 पर मिनट, जिसको हमने सॉल्व किया तो ये 3/5 बुलेट्स पर सेकंड आया। मतलब इतनी बुलेट्स पर सेकंड फायर की जा रही है। तो पर सेकंड कितनी काइनेटिक एनर्जी बुलेट्स को गन ट्रांसफर कर पा रही है? तो उसको कैलकुलेट करने के लिए एक बुलेट की जो काइनेटिक एनर्जी उसको नंबर ऑफ बुलेट जो पर सेकंड फायर की जा रही है उससे मल्टीप्लाई कर दो। बात समझ में आई क्या? तो बस ये फॉर्मूला है, इसमें वैल्यूज पुट करो, सॉल्व कर दो। मास ऑफ द बुलेट 20 ग्राम, ग्राम मतलब 10⁻³ इससे मल्टीप्लाई करके इसको किलोग्राम में चेंज करना पड़ेगा। v की वैल्यू कितनी है? 100। n/t डायरेक्टली आपको दे रखा है 3/5। सॉल्व करो इसको, देखते हैं क्या आता है। 60 वोट आएगा। अगर आप इसको पूरा सॉल्व करोगे ना तो पावर निकल के आएगी 60 वोट। मतलब जो गन है उसकी पावर कितनी है? 60 वोट के बराबर है। बोलो आया क्या समझ में? अगला क्वेश्चन देखो। ए कांस्टेंट पावर P is applied to a particle of mass m. Find the distance traveled by the particle when its velocity increases from v1 to v2. ये बोल रहा है कि एक पार्टिकल है जिसके ऊपर कांस्टेंट पावर यूज की जा रही है। क्या यूज की जा रही है? कांस्टेंट पावर। क्या चीज कांस्टेंट है इसमें? पावर कांस्टेंट। एक कांस्टेंट पावर अप्लाई करके इसको हम आगे लेके जा रहे हैं। शुरुआत में इसकी वेलोसिटी आपने देखी v1 थी, बाद में इसकी वेलोसिटी हो गई v2।
v1 से v2 तक इंक्रीज हो गई वेलोसिटी। मास ऑफ द पार्टिकल m मान लेते हैं। इसने बोला फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस फ्रॉम v1 टू v2। तो ये वाली जो डिस्टेंस है ये आपको कैलकुलेट करके बतानी है। क्वेश्चन समझ में आ गया भाई? यहां से यहां तक पहुंचते पहुंचते इसने जो डिस्टेंस कवर करी होगी वो आपको बतानी है, जबकि वेलोसिटी कितनी गेन कर रहा है यहां से यहां तक पहुंचते पहुंचते v1 से v2। यहां पे अगर फोर्स कांस्टेंट होता जो इसके ऊपर लगाया जा रहा है या एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता इसका, तो हम इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स यूज कर लेते, आसानी से आंसर आ जाता। लेकिन क्योंकि यहाँ पे फोर्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि फोर्स कांस्टेंट है या नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये नहीं मान सकते कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ये मान के सॉल्व मत करना इसको। अब क्या करना पड़ेगा उसके लिए? इसने हिंट दिया है कि पावर कांस्टेंट है जो इसके ऊपर अप्लाई की जा रही है। तो जो पावर वाला फॉर्मूला है इंस्टेंटेनियस पावर, वो बराबर है फोर्स इंटू वेलोसिटी के, ये हम यूज करेंगे इसमें। पावर वाला जो फॉर्मूला है ना, फोर्स इंटू वेलोसिटी वाला, वो हम यूज करके सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करना है अब वो समझना। देखो यहाँ पे फोर्स को पहले लिखना है मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू वेलोसिटी। एक्सेलरेशन को क्या लिखेंगे? dv बाई dt इंटू v। लेकिन टाइम के बारे में कोई इंफॉर्मेशन अपने पास नहीं है कि यहां से यहां तक पहुंचने में इतना टाइम लगा, या टाइम के फंक्शन की फॉर्म में आंसर बताओ। आंसर में भी t नहीं आ रहा, तो t को हटाना पड़ेगा। अब t को हटाने का तरीका क्या है? मैं इस इक्वेशन को ds से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूं। देखो इससे क्या फायदा होगा वो देखना। m dv बाई dt लिखा हुआ है पहले से, इंटू v लिखा हुआ है, मैं इसको ds से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूं। मल्टीप्लाई डिवाइड करने से इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये जो ds है और ये जो अपॉन में dt लिखा है, इसको मिला के आप क्या बोल सकते हो? वेलोसिटी बोल सकते हो ना। ds बाई dt को वेलोसिटी बोल सकते हो। तो इधर लिख रहा हूं p इक्वल टू आ जाएगा m, और ds बाई dt ये v बन गया, एक v पहले से है तो ये बन जाएगा v स्क्वायर dv, और अपॉन में ds बचेगा। आया समझ में? ठीक है। अब ये जो v स्क्वायर dv है इसको अलग कर लो, v स्क्वायर dv को अलग कर लिया मैंने, और बाकी सब उधर लेके जा रहा हूं। p बाई m इंटू ds। p मतलब क्या है? पावर, जो इसने क्वेश्चन में कांस्टेंट बता रखी है। मास ऑफ द बॉडी कांस्टेंट ही मानेंगे जब तक बोला नहीं जाए कि मास कम ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो ये इक्वेशन बनी। अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं, क्योंकि मुझे v की इंफॉर्मेशन बताया कि v1 से v2 तक वेलोसिटी बढ़ेगी, डिस्टेंस आपको पूछी जा रही है तो डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है इसमें, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो डिस्टेंस निकल के आ जाएगी। तो इंटीग्रेशन करो, v स्क्वायर dv इधर लिखा, इधर लिखेंगे p बाई m ds, और लिमिट्स क्या लगाएंगे इधर वेलोसिटी की? कहां से कहां तक बढ़ रही है वेलोसिटी? v1 से v2 तक बढ़ रही है। ठीक है, तो बस सॉल्व कर दो उसको। v स्क्वायर का इंटीग्रेशन v क्यूब बाई 3 आ जाएगा। लिमिट्स क्या लगानी है? v1 से v2 की लगानी है, इक्वल टू p और m कांस्टेंट है, इसको अलग कर लिया, और इंटीग्रेशन ऑफ ds आ जाएगा s। तो s आ गया आंसर। यही है अपना आंसर। देखो ये m उधर ले जाओ तो m बाई 3p लिख देंगे इसको, और फिर लिमिट्स पुट कर रहा हूं मैं, अब इसमें लिमिट पुट कर रहा हूं तो ये आएगा अपर लिमिट पुट करने पे v2 क्यूब माइनस लोअर लिमिट पुट करने पे v1 क्यूब। ये जो अपॉन में 3 है ना, ये मैंने बाहर अलग से लिख दिया है। तो ये अपना आंसर बन गया। देख लो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें, m बाई 3p इंटू v2 क्यूब माइनस v1 क्यूब, यानी b वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। आया समझ में? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पावर सप्लाइड टू ए पार्टिकल ऑफ मास 2 किलोग्राम वेरीज विद टाइम एज p इक्वल टू 3t स्क्वायर बाई 2 वॉट्स इफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल टू 0 इज v इक्वल टू 0, मतलब इनिशियली पार्टिकल रेस्ट में है, देन फाइंड इट्स वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो t इक्वल टू 2 सेकेंड के ऊपर आपको वेलोसिटी बतानी है इसमें। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है। क्या दे रखा है इसमें? पावर दे रखी है 3t स्क्वायर बाई 2 के बराबर, मास दे रखा है 2 किलोग्राम, ये क्वेश्चन में गिवन है डेटा। कैसे सॉल्व करेंगे? तो पावर यहाँ पे टाइम का फंक्शन है, पावर को हम क्या लिख सकते हैं? फोर्स इंटू वेलोसिटी, तो ये बराबर आ जाएगा 3t स्क्वायर बाई 2 के। फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं? मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को क्या लिख देंगे? dv बाई dt इंटू v इक्वल टू 3t स्क्वायर बाई 2। आया समझ में? अब आपको क्या क्या रखना है फॉर्मूले के अंदर? वेलोसिटी और टाइम, इनके बीच का रिलेशन आपको मतलब यूज करना है। तो वेलोसिटी भी इधर, टाइम भी है, तो ये रिलेशन यूज करना है इसमें। टी वाले टर्म्स को एक साइड में रखेंगे, बाकी सब उधर ले जाओ। v dv अलग किया मैंने, और बाकी चलो उधर ले जाते हैं सब।
तो m अपॉन में चला जाएगा, तो ये इधर आएगा 3/2m और ये आएगा टी स्क्वायर dt, ये बनेगा। अब इसको इंटीग्रेट कर लो लिमिट्स पुट करके। इधर v की लिमिट्स लगानी है, 0 से v लिखेंगे, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, फाइनल v आपको फाइंड करना है। इधर आएगा 3/2m, ये तो कांस्टेंट है, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, 0 से 2 सेकंड की आपको लिमिट्स पुट करनी है। यहाँ पे आएगा v²/2, लिमिट्स क्या है, 0 से v की लिमिट है। इधर क्या आएगा 3/2m, m की वैल्यू आपको 2 किलोग्राम दे रखी है, 2 पुट कर देते हैं। टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा t³ 0 से 2 की लिमिट लगा दो, सॉल्व कर दो, ये आएगा v²/2। अपर लिमिट पुट करने पे लोअर लिमिट पे ये 0 बन जाएगा, तो v²/2 बना, इधर 3 ये बना 4 इनटू ये 3 अगर बाहर निकाल लोगे तो 1/3 बाहर, और अपर लिमिट अगर आप इसमें पुट करोगे t में तो ये बनेगा 2³ यानी कि 8 माइनस लोअर लिमिट पे ये 0 बन जाएगा। तो अब सॉल्व कर दो इसको, ये आएगा v², अगर आप ये 3 कैंसिल कर देते हो, 2 को इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1/2 यानी कि 4 आएगा ये, और v आ जाएगा अपने पास 2 मीटर पर सेकेंड के बराबर। अंडर रूट करेंगे तो v आएगा, तो 2 मीटर पर सेकेंड अपना फाइनल आंसर होगा। क्या होगा आंसर, 2 मीटर पर सेकेंड। बोलो आया क्या समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए बॉडी इज मूव्ड along a straight line by a machine delivering constant power. The distance traveled by the body in time t is proportional to. जो डिस्टेंस बॉडी ट्रेवल करेगी वो t के ऊपर कैसे डिपेंड करेगी, ये आपको फाइंड करके बताना है। वो उसके ऊपर कैसे डिपेंड करेगी, मतलब t के प्रोपोर्शनल होगी, टी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगी, t पावर 1/2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, ये आपको इस क्वेश्चन के अंदर बताना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया? कैसे सॉल्व करना है? सबसे पहले क्या करेंगे, इसने बोला कि यहाँ पे कांस्टेंट पावर डिलीवर की जा रही है, पावर है ना वो कांस्टेंट है, तो P इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी। फोर्स को हम क्या लिखेंगे, m इनटू ए को हम क्या लिख देंगे, dv/dt, ठीक है, इनटू v। ठीक, पहले v का फंक्शन फाइंड कर लो कि v की वैल्यू क्या आ रही है t के टर्म्स में, तो v dv बराबर आएगा p/m dt। अगर दोनों साइड में इंटीग्रेट करोगे तो v का फंक्शन आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ टाइम। इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड में, इधर v का इंटीग्रेशन v²/2 होगा, इधर होगा p/m कांस्टेंट, पावर कांस्टेंट है ना, तो p की वैल्यू कांस्टेंट, मास भी कांस्टेंट, और dt यानी टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हो तो t आ जाएगा, v की वैल्यू आएगी 2p/m इनटू t, और फिर लास्ट में इसका अंडर रूट कर देंगे। तो ये वेलोसिटी का फंक्शन आ गया इन टर्म्स ऑफ टाइम। ठीक, अब लास्ट में क्या करना है, आपको क्या फाइंड करके बताना है, आपको बताना है डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी है पार्टिकल ने। तो आपको पता है कि डिस्टेंस फाइंड करने के लिए वेलोसिटी वाले फंक्शन का हमको इंटीग्रेशन करना पड़ता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी का इंटीग्रेशन करोगे तो मिलेगा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, और डिफरेंशिएशन करोगे वेलोसिटी का तो मिलेगा एक्सेलरेशन। बस वो सीधा तरीका मैंने यूज किया है। v की वैल्यू पुट कर दो, अंडर रूट 2p/m इनटू t, ये t अंडर रूट के अंदर है वो ध्यान रखना। यहाँ पे 2p और m ये कांस्टेंट है, तो अंडर रूट 2p/m ये तो मैंने अलग कर दिया। t की पावर 1/2 बनेगा, जिसका इंटीग्रेशन क्या होगा, t की पावर 1/2 प्लस 1 यानी कि 3/2 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1 यानी कि 3/2, ये आंसर बना। अब इसमें आपको प्रोपोर्शनलिटी चेक करनी है कि डिस्टेंस टाइम के ऊपर कैसे डिपेंड कर रही है, तो t पावर 3/2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है ये। ठीक है, यही अपना आंसर है। सी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा कि जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है पार्टिकल वो टाइम की पावर 3/2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, आया समझ में? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए पंप इज यूज्ड टू डिलीवर वाटर एट अ सर्टेन रेट फ्रॉम ए गिवन पाइप टू ऑब्टेन n टाइम्स वाटर फ्रॉम द सेम पाइप इन द सेम टाइम, बाय व्हाट फैक्टर द फोर्स एंड पावर ऑफ द मोटर शुड बी इंक्रीज्ड। ये बोल रहा है कि कोई मोटर है जिसे हम वाटर को पंप कर रहे हैं, मान लो इससे किसी v वेलोसिटी से पानी बाहर निकल रहा है इसमें से। अब इसका ये कहना है कि अगर हमें n टाइम्स ज्यादा पानी चाहिए टू ऑब्टेन n टाइम्स वाटर फ्रॉम द सेम पाइप, मतलब सेम पाइप से n टाइम्स ज्यादा पानी निकलना चाहिए, ठीक है, सेम टाइम में। अभी यहाँ से जो पानी बाहर निकलेगा, मान लो इस बाल्टी में उसको इकट्ठा कर रहे हैं, तो पानी का m मास इकट्ठा कर रहे हैं हम t टाइम के अंदर,
तो उसी टी टाइम के अंदर अब आपको n टाइम्स ज्यादा पानी इकट्ठा करना है, यहां से जो पानी निकलेगा ना, लेकिन टाइम सेम रखना है। तो बताओ उसके लिए इस पंप के थ्रू जो पानी के ऊपर फोर्स लग रहा है उसको कितने टाइम्स बढ़ाना पड़ेगा, और जो पावर है इस पंप की वो कितने टाइम्स बढ़ानी पड़ेगी, ताकि हम सेम टाइम में n टाइम्स वाटर कलेक्ट कर पाए। पहले तो फोर्स की बात करते हैं कि फोर्स कितना बढ़ाना पड़ेगा। फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर हमें n टाइम्स ज्यादा मास इकट्ठा करना है पानी का, मतलब सेकंड कंडीशन में मास होगा वाटर का जो इकट्ठा किया जाएगा वो n टाइम्स ऑफ इनिशियल मास होना चाहिए। m डैश किसके बराबर होगा, n टाइम्स ऑफ m होगा। ये बात समझ में आ गई। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, dv बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, m dv बाई dt। क्या वेलोसिटी को भी हमको इंक्रीज करना पड़ेगा? हाँ जी, इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि टी टाइम के अंदर ही आपको n टाइम्स ज्यादा पानी इकट्ठा करना है, तो वेलोसिटी को भी तो n टाइम्स बढ़ाना पड़ेगा। मतलब अब जो पानी इसमें से बाहर निकल रहा होगा वो पहले से n टाइम्स ज्यादा वेलोसिटी के साथ बाहर निकलना चाहिए, तभी सेम टाइम में हम n टाइम्स ज्यादा मास पानी का इकट्ठा कर पाएंगे। यानी कि जो वेलोसिटी अब होगी सेकेंड कंडीशन में वो n टाइम्स होगी इनिशियल वेलोसिटी का। पहले जो वेलोसिटी थी ना उससे n टाइम्स वेलोसिटी बढ़ानी पड़ेगी पानी की, ताकि हम सेम टाइम में n टाइम्स वाटर कलेक्ट कर पाए। फॉर्मूले के अंदर देखो, एक तो m वाली टर्म है और एक v वाली टर्म है। m को भी आप n टाइम्स बढ़ाओगे, m भी तो n टाइम्स बढ़ेगा ना, मास n टाइम्स बढ़ाना है अपन को पानी का, और v भी आप n टाइम्स बढ़ाओगे उसके लिए, ऐसा अचीव करने के लिए। तो आपको जो फोर्स मिलेगा, m को मैं सेकंड कंडीशन के लिए अप्लाई कर रहा हूँ कि सेकंड कंडीशन में जो फोर्स होगा वो कितना होगा, तो m की जगह m डैश लिख देते हैं और v की जगह v डैश लिख देते हैं। अब दोनों की वैल्यू पुट करो, m डैश कितना है, n टाइम्स ऑफ m के बराबर है d बाई डी टी, और v डैश किसके बराबर है, n इंटू वी के बराबर है। तो ये n कांस्टेंट है, यहाँ पे n को बाहर निकाल लो, तो ये आएगा f डैश इक्वल टू n स्क्वायर, एक n पहले से एक n ये आ गया, m dv बाई डी टी, और ये जो m dv बाई डी टी है ये तो इनिशियल फोर्स की वैल्यू है। इसका मतलब f डैश कितना हो गया, n स्क्वायर टाइम्स ऑफ f हो गया। मतलब फोर्स को आपको n स्क्वायर टाइम्स बढ़ाना पड़ेगा, जो पानी के ऊपर फोर्स लग रहा होगा ना वो आपको n स्क्वायर टाइम्स बढ़ाना पड़ेगा फोर्स। तो फोर्स का तो ये रिलेशन बनेगा। और जो पावर है पंप की वो कितनी बढ़ानी पड़ेगी, तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो पहले जो पावर हम यूज कर रहे थे पंप की वो थी F इंटू वी, अब जो यूज करेंगे वो क्या होगी, P डैश, जो क्योंकि F डैश इंटू वी डैश के बराबर। अब बताओ F डैश कितना है, n स्क्वायर टाइम्स ऑफ F है, तो इसमें पुट करो वैल्यू, P डैश बराबर आएगा, ये आएगा n स्क्वायर F के बराबर। F डैश किसके बराबर है, ये तो हमने सॉल्व कर लिया ना, n स्क्वायर F के बराबर है, और V डैश किसके बराबर है, V डैश n टाइम्स ऑफ V के बराबर है। तो बताओ आंसर क्या बना, n क्यूब इंटू एफ इंटू वी, और एफ इंटू वी क्या है, इनिशियल पावर है। तो इसका मतलब पहले जो पावर थी उससे कितने टाइम्स पावर बढ़ानी पड़ेगी, तो इंजन की पावर इधर लिख रहा हूं, इंजन की पावर हमको बढ़ानी पड़ेगी n क्यूब टाइम्स, जो इनिशियल पावर थी उसका n क्यूब टाइम्स पावर आपको इंक्रीज करनी पड़ेगी, तब जाके हम जो n टाइम्स ज्यादा वाटर है वो इकट्ठा कर पाएंगे इसमें सेम टाइम के अंदर। आया समझ में।